Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. क्या हाल चाल है सबके? कैसी तबीयत है? लाइफ कैसी जा रही है? कैसा हुआ आप लोगों का सेकंड टेस्ट? ज्यादा मुश्किल तो नहीं था? मैंने सिलेबस भी कम कर दिया था। आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? एनीबडी? ठीक है। कैसा टेस्ट था? क्या उसमें आप लोगों ने किया? ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा? पूरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या सीन है? शाबाश, कुछ बताएं, कुछ उसका फीडबैक दें। तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही? चैप्टर्स अब आते हैं कि नहीं आते? अब अगर कोई आपसे रेडियोलॉजी में से क्वेश्चन करे, टीएलएस से क्वेश्चन करे, सिनेरियो दे तो पिक कर लोगे? चलो जी, ठीक है। और इसके अलावा कोई मसला? अब नेक्स्ट टेस्ट में ज्यादा चैप्टर्स दे दूं? कितने टेस्ट देने हैं? एक टेस्ट और देना है कि दो? हाँ जी, आज स्लो स्लो क्यों है सारे? एक टेस्ट, मेरा तो ख्याल कहता है हमें ले लेना चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है, चलें जी, ठीक है। जितने लोग आ गए हैं, ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वीनस डिसऑर्डर्स, आर्टीरियल डिसऑर्डर्स और लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स। मेरा ख्याल कहता है बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। वीनस डिसऑर्डर्स भी उसी तरह ही है। आर्टरी में आर्टरीज का प्रॉब्लम था, वीनस सॉरी लिम्फेटिक में लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था। और इसी तरह अगर मैं वीनस सिस्टम की बात करूं तो उसके अंदर हमारे पास क्या मसाइल होंगे जो वेन्स के थ्रू होंगे। सबसे पहले आपने मुझे वेन्स का फंक्शन बताना है। जल्दी जल्दी करेंगे तो लेक्चर बहुत छोटा होगा, 10 बजे से पहले खत्म हो जाएगा। अगर स्लो स्लो करेंगे तो लेक्चर लेट हो सकता है। ठीक है, मैंने यही कोशिश की है कि आपका लेक्चर जो है वो आज 10 बजे से पहले खत्म हो जाए, क्योंकि कल आपके 2 लेक्चर्स हैं तो आपको सैचुरेशन ना हो। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। इफ्रा कह रही है कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। वेरी गुड, शाबाश। ये देखो एक छोटा सा ये जो है वो नॉर्मल मैकेनिज्म इसने दिखाया हुआ है वेन्स का। वैसे तो ये इसने लिम्स का दिखाया हुआ है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो कितनी हमारे पास वेन्स होंगी, कितनी वेसल्स होंगी। सुपरफिशियल वेन्स क्लासिफाई करूं मैं ब्रॉडली तो फिर वो हमारे पास जो है वो सेंड करती हैं टू द लिम्स, टू द आर्म्स, और उसके अलावा कहाँ कहाँ पे एब्डोमेन के ऊपर और कहाँ पे करती हैं पूरी बॉडी के डिफरेंट जगह के ऊपर। ठीक है, ये देखो, ये हमारा जो है वेन्स की डेफिनेशन है। किसी को अगर थोड़ी सी याद हो वो क्या है। फिर उसके अलावा कितनी लेयर्स होती हैं वेन्स के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा जो है कुछ वेन सुपरफिशियल होंगी, कुछ डीप होंगी। ठीक है जी, और इसके अलावा वेल्व्स होते हैं वेन्स के अंदर जो पंप कर रहे होते हैं ब्लड बैक टू दी हार्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्रेनिंग इनटू दी पेरिफेरी। ये भी आपको थोड़ा बहुत याद है। इसके अंदर वेल्व्स होंगे, मैकेनिज्म्स हार्ट के वेंट्रिकल्स के साथ। और इसके अलावा वेन्स की कुछ थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी को आती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी? स्मूथ होती हैं, डिस्टेंडेबल होंगी, इलास्टिक होंगी। अच्छा, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों में से कौन सी इलास्टिक होती है और कौन सी इलास्टिक नहीं होती? शाबाश, कोई बताएगा? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, किसी को नहीं पता वीनस वेन्स जो है वो इलास्टिक होती है या नहीं? ठीक है, नहीं पता तो आप एक दफा पढ़ लें। ठीक है, मैं आंसर नहीं बता रही क्योंकि सब लोग सोए पड़े हो। ऐसे तो नहीं ना चलेगा यार। फिर अगर सोना ही है तो फिर लेक्चर ऑफ कर देते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपको जो है वो सिस्टम्स का पता चल गया, सुपरफिशियल डीप वेन्स का पता चल गया, आगे उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं।
अब अगर ये ब्रांचेस जब आगे सुपरफिशियल डीप के आगे सब ब्रांचेस बनती हैं और उन सब ब्रांचेस की वजह से अगर उनके रास्ते में कोई मसला आ जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, फिर उसके अलावा एक और नाम है परफोरेटर का। परफोरेटर क्या होता है? ये देखो, ये हमारा क्या है, नॉर्मल मैकेनिज्म। अगर मैं लिम्स की इसमें ज्यादातर बात की गई है, लिम्स की ज्यादातर क्यों वेन्स की खराबी होती है, कोई मुझे बताएगा? ड्यू टू द ग्रेविटी। क्या होता है बच्चों? होश करो और साथ साथ मेरे आंसर करो, शाबाश। आई थिंक तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही, क्या इशू है? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। पुलिंग मैकेनिज्म होता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। वीनस प्रेशर जो है वो फुट में स्टैंडिंग पोजीशन में जो होता है इज इक्विवेलेंट टू द एक्सटेंडिंग कॉलम ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना। यानी कि जो उसका नीचे वाला प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है और उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल क्या करेगा, ब्लड वापस जाता है। किस में जाता है? हार्ट में जाता है, वेंट्रिकल्स के थ्रू, और जो है वो फिर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आके वापस बॉडी में आता है। ऐसा ही है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दौरान में कोई मसला हो जाए, या इसके अलावा अगर मैं फुट की बात करूं या मैं बात करूं लेग की या काफ मसल्स की, तो अगर मसल्स की बात की जाए तो अगर यहाँ पे काफ मसल्स, लेग के मसल्स या यहाँ पे कंप्रेस हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं किसी इंजरी की वजह से, या जो है ब्लड वेसल्स स्क्वीज कर जाती हैं, तो क्या वेन्स को मसला होगा? वेन्स जो है वो भी कंप्रेस होंगी, वेन्स का प्रेशर जो है वो राइज करेगा, होगा ऐसा? ठीक है। तो इन सारी वजूहात में क्या क्या हो सकता है, साथ एक परफोरेटर का नाम भी है। यहाँ पे मैंने परफोरेटर भी दिखाए थे। परफोरेटर बेसिकली क्या होता है, जो सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से कनेक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, परफोरेटिंग वेन, या फिर क्या कहते हैं, परफोरेटर्स, ठीक है। हर जगह पर परफोरेटर्स मौजूद हैं, ठीक है। थाई में हमारे पास हम कहते हैं डॉट्स परफोरेटर होते हैं। फिर आगे लेग के अंदर, अपर लेग के अंदर बॉयड्स परफोरेटर होंगे, अबव द एंकल कॉकेट्स परफोरेटर होंगे, ठीक है। ये सारे परफोरेटर्स क्या करते हैं, परफोरेटर्स क्या होते हैं मुझे बताएं, शाबाश। जो सुपरफिशियल वेन्स को डीप वेन्स के साथ कनेक्ट करें उसे हम कहते हैं परफोरेटिंग वेन्स, एंड एट डिफरेंट लेवल्स दे आर नेम्ड एज डिफरेंटली। बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे लगता है तुम लोगों की सारी एनर्जी, सारा स्टेमिना खत्म हो गया है टेस्ट के बाद, राइट? तुम लोग लेजी हो गए हो, ऐसे ही है ना? अच्छा, तो फिर इस तरह तो नहीं समझ जाएगा आपको वीनस सिस्टम, ठीक है। तो ये देखो, यही उसने सारी बातें की हुई हैं कि सुपरफिशियल होगा, डीप होगा, थोड़ा सा उसने वेन्स का कोर्स बताया हुआ है, थोड़ी सी एनाटॉमी बताई हुई है, साथ में उसने परफोरेटर्स का जिक्र किया है कि किस किस लेवल पे कौन कौन से परफोरेटर्स होंगे। यहाँ उसने वीनस प्रेशर, ग्रेविटी का जिक्र किया है, ठीक है। और यहाँ पे उसने कहा, जिस तरह हमने बताया कि अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंप्रेस करेगा, स्क्वीज करेगा, तो जो प्रेशर है वेन्स का वो क्या करेगा, रेस करेगा। और उसके साथ क्या हो सकता है, जो प्रेशर है, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर राइज करेगा, और अगर रिलैक्स करेगा मसल तो प्रेशर फॉल करेगा, ठीक है ना। और ब्लड फ्लो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा ही है। अच्छा, तो ये सारी चीजें इसके अंदर, और यही सारा मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म के अंदर अगर कहीं पे कोई वेल्व्स की इनकॉम्पिटेंसी हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए डीप वेन्स की और सुपरफिशियल वेन्स की, या परफोरेटर्स के थ्रू कोई मसला हो जाए, इनकॉम्पिटेंसी हो जाए, ठीक है, तो क्या इस सूरत हाल में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वीनस? अब्दुल्ला मुझे इस बात का जवाब दें, शाबाश। क्या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। उन डिसऑर्डर्स को हमने जो है वो स्टडी करना है, क्लासिफाई करना है और याद करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले इसने इसके अंदर लिखा हुआ है वेरिकोज वेन्स, जिसका आपका सिनेरियो भी आता है, क्वेश्चन भी आता है कि वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं और वेरिकोज वेन्स किस तरह से बनती हैं। यहाँ पे मैंने शायद डायग्राम ऐड की हुई थी वेरिकोज वेन्स की। ये देखो, ये देखो, अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, ये देखो, ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है, ऐसे ही है।
अच्छा, अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बोसिस हो जाए तो क्या ये ब्लड फ्लो यहाँ पे मेंटेन कर पा रहा है? बताओ मुझे, कर पा रहा है? थ्रोम्बोसिस क्या होता है मुझे बताएं, थ्रोम्बोसिस क्या होता है और एम्बोलिज्म क्या होता है? शाबाश। नहीं मेंटेन कर पा रहा, क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहा? मुझे थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन बताइए कि जब ब्लड क्लॉट कर जाता है और ब्लॉक करता है वेन्स या आर्टरीज को, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। ऐसे ही है। और एम्बोलिज्म हमारे पास क्या होता है? एम्बोलिज्म किस फिनोमिना का नाम है प्यारे बच्चे? एम्बोलिज्म में क्या होगा? एम्ब्यूलाई बन जाएगा, या कोई ब्लड क्लॉट, कोई एयर बबल, किसी भी वजह से आर्टरी या वेन ब्लॉक हो जाए, कोई भी फॉरेन बॉडी की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्बोलिज्म। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये दोनों चीजें समझ आ गई हैं। अब ये देखें, ये दोनों चीजें बनी हुई हैं। अब इन दोनों सूरतों में क्या वीनस का जो फ्लो है, उसके अंदर से जो ब्लड फ्लो है वो सही रहेगा, नॉर्मल फ्लो करेगा? नहीं। ठीक है, चलें जी। दोनों सूरतों में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, स्टॉप भी कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकता है, और उसके अलावा क्या कर सकता है, स्टक भी हो सकता है। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास एक डिसऑर्डर। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आप वीनस डिसऑर्डर्स में एक लफ्ज लिखा हुआ है वेरिकोज वेन्स, इससे क्या मुराद लेते हैं? वेरिकोज से आप क्या मुराद लेंगे? मैंने डायग्राम ऐड तो की थी वैसे, अगर मिल जाए तो। वेरी गुड, शाबाश। डायलेट कर जाती हैं वेन्स, और इसके अलावा क्या होती हैं? टॉर्चरस हो जाती हैं। ठीक है। और इसके अलावा सब क्यूटेनियस वेन्स, बिल्कुल आबिदा आप सही कह रही हैं, सुपरफिशियल वेन्स डायलेट करेंगी। और इसके अलावा क्या हो सकता है? नहीं ऐड है इसमें, खैर चलो ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल, अगर वेन्स जो हैं डायलेट कर जाएं, टॉर्चरस हो जाएं, सब क्यूटेनियस वेन्स इसमें स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सुपरफिशियल वेन्स इन्वॉल्व होंगी, पैल्पेबल भी होंगी। एडिमा लेटर स्टेजेस में बनेगा। ठीक है अरूज? ठीक है। और उसके अलावा ग्रेटर देन 3 mm इन डायमीटर हो, अपराइट पोजीशन विद डेमोन्स्ट्रेबल रिफ्लक्स, रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड। इस दौरान में अपराइट पोजीशन में हमने जो है उसका डायमीटर जब मेजर किया, जब उसका मैक्सिमम डायमीटर हमें नजर आता है, उस टाइम पे हमें कितना डायमीटर मिला? ग्रेटर देन 3 mm। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिकोज वेन्स। डेफिनेशन समझ आ गई है वेरिकोज वेन्स की? ठीक है, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और इसका सिनेरियो की फॉर्म में भी आ सकता है, और आपने इसकी डेफिनेशन भी करनी है। ठीक है जी। क्या होगा? डायलेटेड होंगी, टॉर्चरस होंगी, सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल, पैल्पेबल, ग्रेटर देन 3 mm डायमीटर। ठीक है जी। अब इसकी क्या इटियोलॉजी हो सकती है? वेरिकोज वेन्स किन किन वजूहत की वजह से बन सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी? आपको याद होगा हमने लिम्फेडिनोपैथीज की भी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज की थी, और उसमें आपने मुझे बताया था कि प्राइमरी का मतलब होता है कोई प्राइम, कोई मेन वजह जिसकी वजह से डायरेक्ट ये मसला हो, और सेकेंडरी का आपने मुझे बताया था कि डायरेक्टली वो मसला ना हो, इनडायरेक्टली हो, तो दैट वुड बी नोन एज सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स। ऐसा ही है। ठीक है। अब प्राइमरी वेरिकोज वेन्स में क्या होगा हमारे पास के, कोई जंक्शन का पता है आपको कि जंक्शंस भी बनते हैं बीच में? सेफेनोफेमोरल जंक्शन, सेफेनोपोप्लीटियल जंक्शन, ठीक है, वीनस वेल्व्स, जहाँ पे सुपरफिशियल और डीप वेन्स जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर्स, जिसका हमने पीछे जिक्र किया, बिटवीन द सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स। तो क्या इन वजूहात की वजह से प्राइमरी वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है। और ये कितने परसेंट चांसेस हैं कि प्राइमरी कॉज की वजह से हो? 95%, ये भी आपको बताना चाहिए। और सेकेंडरी कॉजेस की वजह से जस्ट और जस्ट 5% जो है वो इशू होता है। 5% कॉजेज हैं सेकेंडरी जो कि क्या कराते हैं,
वेरिकोज वेन्स, अब उसमें क्या हो सकता है, थ्रोम्बस आ सकता है, एम्बोलाई आ सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। सोचे अपने माइंड में बगैर देखे। और इसके अलावा अगर पेशेंट ओसीपीज ले रही है और अगर उसका कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है कि लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े होने का उसका काम है, हैवी लिफ्टिंग का उसका काम है, कंस्ट्रक्टिंग क्लोथिंग का है, अगर वो टाइट कपड़े पहनता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल पेल्विक मैस या एब्डोमिनल मैस जो प्रेशर डालता है वेन्स के ऊपर, वो मेरे पास ओबेसिटी में भी आ सकता है। ठीक है, ये सारे मेरे पास क्या हो सकते हैं उसके सेकेंडरी फैक्टर्स। तो क्या आपको अभी याद हो गए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स? प्राइमरी फैक्टर्स में मेरे पास क्या होगा, प्राइमरी फैक्टर्स में मेरे पास तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले वो क्यों आएंगी, डैमेज टू दी वीनस वाल्व्स की वजह से। एक उसमें हमारे पास क्या आता है, परफोरेटर्स आते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या आते हैं, जंक्शंस। दो जंक्शंस आएंगे और एक परफोरेटर। परफोरेटर जो सुपरफिशियल और डीप वेन्स को कनेक्ट करता है, अगर उसमें इनकॉम्पिटेंसी हो जाए, और दो जंक्शंस, एक सेफेनोफेमोरल और एक सेफेनोपोप्लीटियल जंक्शन। जंक्शंस याद है, सेफेनोफेमोरल और सेफेनोपोप्लीटियल, अगर यहाँ पर बने हुए हैं तो। अच्छा, मुझे बताएं कहाँ कहाँ पर होंगे। यहाँ पे सेफेनोफेमोरल और सेफेनोपोप्लीटियल। सेफेनस वेन का भी पता है कुछ? अच्छा, फेमोरल वेन के साथ क्या होगा, सेफेनस का जंक्शन, दैट विल बी नोन एज सेफेनोफेमोरल। ठीक है, इसके ऊपर कहीं पे लेबलिंग नजर आ सकती है सेफेनोफेमोरल की? यहाँ पे ये थोड़ा सा वैसे ज्यादा है। हम एक और डायग्राम देख लेते हैं जहां पे थाई आ रही है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर आएगी। ठीक है ना, हमारे पास क्या, सेफेनो फेमोरल जंक्शन, राइट, ऐसे ही है। ठीक है, और हमारे पास जो सेफेनोपोप्लीटियल है वो कहाँ पे आएगी, कोई बता सकता है मुझे? ग्रेट सेफेनस वेन जो है, जब वो कनेक्ट करती है विद दी फेमोरल वेन, तो वो जो जंक्शन हमारा बनता है यहाँ पे तकरीबन करके आता है, वो हमारे पास क्या आता है, सेफेनो फेमोरल। अच्छा, सेफेनो पोप्लीटियल जंक्शन कहाँ पे आएगा हमारे पास? हाँ जी, पोप्लीटियल फोसा का याद है थोड़ा सा, शाबाश। पोप्लीटियल वेन के साथ, बिल्कुल ठीक है। अब वो कौन से लेवल के ऊपर आ सकती है बताइए जरा। बैक साइड पे आएगी या फ्रंट साइड पे, आगे की तरफ आएगी या पीछे की तरफ? बैक साइड पे आएगी। ठीक है, बिल्कुल बिहाइंड आएगी। वेरी गुड, शाबाश, नी जॉइंट के पीछे आएगी। और जहां पे जो ये क्या कहते हैं, फीमर और टिबिया फिबुला ज्वाइन करती हैं और सामने पटेला आती है, उसके पीछे ये जो आपका इस तरह से बनता है डिप्रेशन सा, वो पोप्लीटियल फोसा है। और उसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, सेफेनोपोप्लीटियल जंक्शन। सेफेनोपोप्लीटियल जंक्शन क्या है, जो सेफेनस वेन और पोप्लीटियल वेन ज्वाइन करती है, जहां पे दैट इज नोन एज दी सेफेनोपोप्लीटियल जंक्शन। ठीक है जी, समझ आ गई है इस बात की भी? ठीक हो गया। अब आपको एटियोलॉजी समझ आ गई है कि क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है उसके पीछे? ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है, आगे इसकी काफी सारी क्लासिफिकेशंस हैं, जिस पर आपने ज्यादा जोर देना है वो आपके पास है CEAP क्लासिफिकेशन। CEAP किस बला का नाम है? इट्स क्लिनिकल एटियोलॉजी एनाटॉमी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें सारा कुछ आ जाता है। सबसे पहले स्टेज 0 में हमारे पास क्या आएगा कि कोई विजिबल साइंस नहीं है, कोई विजिबल पैल्पेबल साइंस नहीं है, तो आप उसको क्या ग्रेड करोगे, 0। ठीक है, और अगर वहां पे जो है वो डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, या इस तरह मार्क्ड प्रोमिनेंट रेटिकुलर वेन्स आपको नजर आ रही हैं, तो आप उसे क्या मार्क करेंगे जी, ग्रेड 1। ठीक है जी। अच्छा, रेटिकुलर वेन्स क्या होती हैं? कितने बच्चे आ गए हैं आज हमारे साथ? बहुत कम बच्चे हैं, क्या बात है, आपको पता नहीं था कि आज आप लोगों की क्लास है?
अच्छा, रेटिकुलर वेन्स क्या होती हैं? छोटी छोटी स्मॉल ब्लू या ग्रीन कलर की डायलेटेड वेन्स जो कि 1 to 3 mm डायलेट करती हैं लेग्स और फेस के ऊपर। ठीक है ना? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रेटिकुलर वेन्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर इनका डायमीटर है 1 से 3 mm, अगर 1 से 3 mm से ज्यादा हो जाए तो हम क्या उसे कह सकते हैं वेरिकोज वेन्स? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर इससे ज्यादा डायमीटर हो जाए greater than 3, तो हम उसको क्या कहेंगे? वेरिकोज वेन्स। और ये हमारे पास किस में आएंगी? ग्रेड C2 में। ठीक है। और अगर उसके साथ एडीमा भी हो जाए तो दैट विल बी नोन एज ग्रेड C3। ठीक है जी। अच्छा, और एडीमा के साथ अब नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा? स्किन चेंजेस शुरू हो जाएंगी, पिगमेंटेशन शुरू हो जाएगी, या एक्जिमा शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास ये कौन सी स्टेज आएगी? स्टेज C4A। ठीक है। अच्छा, अब अगर इससे भी ज्यादा जो है वो खराब हो जाए उसकी हालत, अल्सरेशन स्टार्ट हो जाए। अल्सरेशन क्या होता है? ये देखो, लाइपोडर्मोमेटास्क्लेरोसिस या व्हाइट एट्रोफी इसने लिखा हुआ है इसके अंदर, 4A 4B। ठीक है। अच्छा, बी के अंदर अभी अल्सरेशन नहीं स्टार्ट होगी, सॉरी। ए और बी हमारे पास क्या है? उसमें सिर्फ पिगमेंटेशन होगी, और दूसरे वाले में क्या होगा? लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाए साथ, तो अब उसको हम क्या कहते हैं? 4B। ठीक है। वैसे आपकी बुक में नहीं मेंशन, तो अगर आप ना भी करें 4A 4B तो कोई मसला नहीं है, आप दोनों को इकट्ठा लिख दें कि लाइपोडर्मो। वैसे देख लेना, अगर आपकी बेलेंट लव में 4A 4B लिखा हुआ तो फिर आपने वही करना है। मैं आज भी खुद भी चेक करूंगी, और अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप जस्ट 4 ही कर लें। ठीक है। अच्छा, ये आगे आपके पास मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा, जो आपके पास लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस होता है वो क्या होता है? कि जब ये जो सब क्यूटेनियस फैट है ना, जब इसकी इन्फ्लेमेशन भी साथ होनी शुरू हो जाए क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी की वजह से, तो उसे हम कहते हैं लाइपोडर्मोमेटोस्क्लेरोसिस। ठीक है। या फिर इसे क्या कहते हैं? व्हाइट एट्रोफी भी कहते हैं। ठीक हो गई ये बात। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? C5। C5 में क्या होगा? हाँ जी, शाबाश। हील्ड अल्सरेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है। हील्ड अल्सरेशन से आप क्या मुराद लेते हैं? अल्सर डिफेक्ट। ठीक है, आपने सही कहा है। लेकिन इसमें ये होता है कि लियन जो है ना वो बन जाती है, जो कि एक्सुडेट वगैरह को स्टॉप करती है, ये हमारे पास आता है। लेकिन हील्ड अल्सर आपके पास क्या होगा? स्किन चेंजिंग होगी इसके साथ, और साथ में क्या होगा? हील्ड अल्सरेशन होगी। हील्ड अल्सरेशन का मतलब है, वेरी गुड, शाबाश, फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस हो जाएगी। ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अगर ये तो अभी हील अल्सरेशन है ना हमारे पास, अगर ये आगे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है, एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, तो हमारे पास नेक्स्ट, ये हमारे पास C6 में क्या आएगा? ओपन वुंड होगी, ओपन अल्सरेशन, एक्टिव अल्सरेशन हो जाएगी। और कंडीशन ये समझ लें कि लास्ट डिग्री, लास्ट स्टेज पे और स्वेयर है। ठीक है। समझ आ गई है इसकी सारी स्टेजेस? एक्टिव अल्सरेशन की और कोई फाइंडिंग्स, कोई बात आपके जहन में आ रही हो एक्टिव अल्सरेशन की क्या होती है, उसमें क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगी। ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा क्या हो सकता है? अच्छा, हील्ड और ओपन वुंड में ना मैं आपको एक आसान लफ्ज बता देती हूँ याद रखने के लिए। हील्ड का मतलब है कि अभी छुपा हुआ है। ठीक है ना? अभी बाहर नहीं आया। ठीक है। अगर वो बाहर आ जाता है तो वो आपके पास क्या आ जाता है? एक्टिव अल्सरेशन हो जाती है उसके अंदर। ठीक है ना? एक्टिव अल्सरेशन या एक्टिव वूंड, या फिर कह लें कि ओपन वूंड फॉर्म जाएगा, एक बना हुआ है छुपा हुआ, जब तक वो फटेगा नहीं। जब वो फट जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्टिव अल्सरेशन। समझ रहे हो मेरी बात? अब के एक्टिव और हील में क्या फर्क है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
एक्टिव का मतलब फट जाएगा, कोई फिस्टुला बन सकता है कुछ। मैं आपको ना इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, अगर मेरे पास है तो। ऐड तो नहीं की थी मैंने, लेकिन चले। आप तब तक उसको एक दफा फिर से रिवाइज कर लें, ठीक है। मैंने अभी आपसे सारी क्लासिफिकेशन सुननी है। मैं आपके लिए एक प्यारी सी डायग्राम, बहुत आसान सी डायग्राम है। हाँ जी, नजर आ रहा है। अब इसको कहाँ पे आपको रख कर दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये देखें, एक हमारे पास वही क्लियर आपको हो जाएगा अभी। ये देखो, वैसे ना मैं आपको जब करा रही होती हूँ ना, तो उसके साथ साथ आप कोशिश किया करो। क्या है? हील्ड अल्सरेशन, ठीक है। और ये देखो, ये अब फट गया, उसमें से पस या डिस्चार्ज आनी शुरू हो गई है, तो वो हमें पास क्या आएगा? एक्टिव अल्सरेशन, ठीक है। समझ रहे हो? नजर आ रहा है? ठीक है, अब समझ आ गई है। चले जी, अब हमारी होगी क्लासिफिकेशन। ये हमने सारी क्लासिफिकेशन कर ली है विद डायग्राम, ठीक है जी। अब उसके अलावा एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत आसान है। जो आपने मेजर करनी थी ना, वो ये क्लासिफिकेशन करनी थी, बाकी आपने जस्ट एक दफा रीड करनी है। एटियोलॉजिकल में हमारे पास क्या हो सकती है? कंजेनिटल होगी तो ईसी, प्राइमरी होगी तो ईपी, सेकेंडरी कॉज की वजह से तो ये, और अगर कोई वीनस कॉज आइडेंटिफाई नहीं हुई तो वो हमारे पास क्या होगी? ई एन, ठीक है। एनाटॉमिकल में क्या है? सुपरफिशियल की वजह से तो एस, पी की परफोरेटर्स की वजह से पी, डीप वेन्स की वजह से डी, और अगर कोई वीनस लोकेशन आइडेंटिफाइड नहीं है तो ए एन। और पैथोफिजियोलॉजी में भी यही, कि अगर रिफ्लक्स मैकेनिज्म की वजह से तो आर, ऑब्स्ट्रक्टिव की वजह से तो ओ, ऑब्स्ट्रक्टिव और रिफ्लक्स दोनों है तो आर ओ, और अगर कोई वीनस पैथोफिजियोलॉजी नहीं मिली तो एन। ठीक है, आसान है ना ये तो? कर लोगे? चले जी, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको इसके क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। आम डेली रूटीन में आप देखते भी हो अक्सर लोगों को वेरिकोज वेन्स के साथ क्या होता है? एक तो वो अच्छी नहीं लग रही होती, दर्द हो रही होती है, पेनफुल होती हैं, और उसके अलावा डिस्कम्फर्ट होता है, स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है, अनसाइटी अपेयरेंस अच्छी नहीं लग रही होती, रेटिकुलर थ्रेडेड वेन्स नजर आ रही होती हैं। और उसके अलावा अगर वो जो है वो स्वेयर कर जाए तो क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, लोकलाइज्ड वाइट एट्रोफिक स्किन जिस तरह मैंने आपको पीछे दिखाई वो बन जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा? उसकी कॉम्प्लिकेशंस में अगर और स्वेयर कर जाए तो क्या हमने पढ़ा है? एक्जिमा हमने पढ़ा है, लाइपोडर्मस स्क्लेरोसिस हमने पढ़ा है, पिगमेंटेशन पढ़ी है, और एक्जिमा भी पढ़ा है। कुछ चीजें जो हमने नहीं पढ़ी वो क्या थी? ब्लीडिंग हो सकती है, और उसके अलावा सुपरफिशियल थ्रोम्बोब्लेफाइटिस भी हो सकता है उसको, राइट? ठीक है। अब इसका आप डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है, उससे पूछना है, ऑक्यूपेशन पूछना है, कोई कंजेनिटल रूल आउट करनी है, कॉज, इसके अलावा ट्रॉमा रूल आउट करना है, डीवीटी रूल आउट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है? एग्जामिनेशन, ठीक है, यहां से लेके जो है स्टैब्लिश तक, यहां तक आप कट कर दे, क्योंकि ये लाइंस इन्होंने फजूल लिखी हुई है, ठीक है। बस आपको टेस्ट के नाम आने चाहिए कि कौन कौन से हम इसमें टेस्ट करते हैं। एक हम करते हैं ट्रेंडनबर्ग टेस्ट, और एक
टॉर्निक्यूई टेस्ट। ये क्यों करते हैं? परफोरेटर्स को देखने के लिए, और साथ में एक पर्थीस टेस्ट है जो डीप वेन्स की हिपेटेंसी को चेक करने के लिए करते हैं। ये हम टेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इसके अंदर, जो मैंने रेडियोलॉजी के हवाले से भी आपको बताई थी, जिससे हमें जो है आर्टरी और वेन का कोर्स नजर आ रहा था। कोई मैंने आपको डाई के साथ कुछ बताया हो, कोई मैंने आपको बताया हो कि आप इमेजिंग कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की कोई मॉडिफाइड ब्रांच थी, वेरी गुड शाबाश, डॉपलर डुप्लेक्स इमेजिंग हम कर सकते हैं। उसमें हमने लीनियर प्रोब के साथ जो है वो क्या देखना है, कोर्स देखना है, ब्लॉकेज देखनी है, ऑब्स्ट्रक्शन देखनी है, फ्लो देख सकते हैं वेन्स का, ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या हम ये टेस्ट कर सकते हैं? ठीक है जी बच्चे, ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है, डॉपलर एग्जामिनेशन, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, कोई नई चीज आएगी मैं आपको साथ साथ खुद बताऊंगी। और इसके अलावा क्या हम जो है क्या कहते हैं, एक्स रेज विद डाइज ले सकते हैं? अगर मैं डाइन जैक करूं और डाइन जैक करके एक्स रेज लूं सुपरफिशियल वेन्स के, वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? वीनोग्राफी, ठीक है ना जी। उससे भी हमें डिटेल्ड पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से वो डायलेटेड है, क्या मसला है, कहाँ पे इनकॉम्पिटेंसी आ रही है, कौन सी वेन में, ठीक है जी। याद कर लेंगे अब इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन से टेस्ट, टॉर्निक्यूई टेस्ट, पर्टीज टेस्ट, रेडेनबर्ग टेस्ट, डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी, वीनोग्राफी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट हमने किस तरह से करनी है? डिपेंडिंग अपॉन द severity और डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेज, हमने जो है इसकी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले इसने लिखा हुआ है कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले। क्यों? अगर उसको ऐसा मसला पहले हो चुका है और वो ठीक नहीं हुआ, या पहले भी होता है, वेरी गुड शाबाश, या उसको कंजेनिटल है, उसके घर में है, कोई एटियोलॉजी उसकी रूल आउट करनी है, वेरी गुड शाबाश, प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद ही हमने मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है ना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर एसिम्टोमेटिक है तो उसके अंदर आप क्या कहोगे? अभी सिम्टम्स नहीं आना शुरू है तो क्या कहोगे? उसे रीअश्योर करोगे और उसे कहोगे लाइफस्टाइल चेंजेस करे अपनी, ऐसा ही है। अच्छा, और अगर फर्स्ट स्टेज पे है, सिर्फ अभी डायलेशन स्टार्ट हुई है, तो हम उसके अंदर क्या दे सकते हैं? ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टोकिंग्स। आपने ना देखा होगा आईसीयू वगैरह में, या जो पेशेंट्स वेंट पर होते हैं उन्हें प्यारी प्यारी ना सॉक्स बनाई होती है, उन्होंने टांगों के ऊपर टाइट सी प्यारी सी सॉक्स बनाई होती हैं। वो सॉक्स क्यों बनाई हुई होती हैं? वो इसीलिए बनाई हुई होती हैं कि जो वीनस रिटर्न है वो इम्प्रूव हो, और वेरिकोज वेन्स या डीवीटी ना डेवलप हो, उस वजह से। तो वो कंप्रेशन स्ट्रोकिंग्स क्या करती हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर देती हैं किसको? वीनस रिटर्न को हेल्प करने में, ठीक है। वीनस रिटर्न नहीं हो रहा, इसी वजह से वहां पे जो है वो डायलेट कर रही है ना, इसी वजह से तो वो वहां पे एक्यूमुलेट कर रही है, ऐसे ही है बिल्कुल। थ्रोम्बोसिस को भी प्रिवेंट करेंगी। तो क्या हम कंप्रेशन स्ट्रोकिंग्स दे सकते हैं अर्लीस्ट स्टेजेस में? ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेटर स्टेजेस में हम क्या क्या कर सकते हैं? थेरापीज हैं कुछ, वो कर सकते हैं। अब उसमें ये देखो, एंडोवीनस थेरापीज, उसमें क्या क्या है? अल्ट्रासाउंड गाइडेड। अब जिस अल्ट्रासाउंड से, जिस डॉपलर से हमने देखा था, इमेजिंग देखी थी, ब्लॉकेज देखी थी, क्या अल्ट्रासाउंड गाइडेड जैसे टैप करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एंडोस्कोपी करते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं, लैप्रोस्कोपी करते हैं, क्या उसी तरह हम जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं? अच्छा, इसको हम स्क्लेरोथेरेपी करके हम क्या कर सकते हैं? वहां पे जो जो थ्रोम्बोसिस, जो ऑब्लिटरेशन, जो ब्लॉकेज करवा रही है, उसको अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो क्या उससे भी जो है वो वीनस जो वेरिकोज वेन्स हैं वो ठीक हो सकती हैं? जो डायलेटेड वेन्स हैं, जो फ्लो ब्लॉकेज हो रही थी, वो नॉर्मल फ्लो में चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये स्क्लेरोथेरेपी का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये स्क्लेरोथेरेपी क्या है?
अच्छा, स्क्लेरोथेरेपी क्या है कि को एक स्क्लेरोटिक एजेंट होता है, इंजेक्शन की फॉर्म में हम उसे डालते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सोडियम टेट्रा एडिसाइल सल्फेट। ठीक है, ये क्या करता है, सुपरफिशियल वेन्स पे जाके एक्ट करेगा। अच्छा, स्क्लेरोजिंग एजेंट क्या होता है, पहले आपने ये समझना है। मेरे ना कर्सर को हो गया कोई मसला, चलो अभी ठीक हो जाता है। स्क्लेरोजिंग एजेंट क्या है, ऐसा एजेंट केमिकल कंपाउंड है जिसमें हमारे पास टेट्रा सोडियम टेट्रा एडिसाइल सल्फेट होता है। ये क्या करता है, इरिटेंट की फॉर्म में क्या करता है, लिम्फेटिक मेलफॉर्मेशन इन सबको ठीक करता है। किस तरह से ठीक करता है, यहाँ पर इसने लिखा भी हुआ है, लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, बिल्कुल परफोरेशन को ब्लॉक करेगा। ठीक कह रहे हैं आप। और उसके अलावा और क्या मैकेनिज्म है इसका, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स करवाता है, बिल्कुल। और उसके अलावा अगर कोई ब्लड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं जो डायलेशन करवा रहे हैं, उसकी कोएगुलेशन करवा सकता है, थ्रोम्बोसिस करवा सकता है, उसकी साइटोटॉक्सिक डैमेज के साथ डीनेचुरेशन करवा सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये सारे मैकेनिज्म से क्या होगा, वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स इंप्रूव कर सकेंगे और उनका जो है बैकवर्ड फ्लो इंप्रूव होगा। ठीक है जी। थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्क्लेरोथेरेपी समझ आ गई है। अच्छा, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डिटेल, लेकिन आपके माइंड में एक इंटरेस्ट एक डेवलप आपको पता होना चाहिए हम क्या करें, इसलिए मैं करा रही हूँ। ठीक है। और उसके बाद एंडोवेस्क्युलर लेजर एब्लेशन। अब एंडोवेस्क्युलर लेजर एब्रेशन से क्या मुराद है, इसमें एक लफ्ज है लेजर। लेजर से क्या करेंगे हम, एब्लेशन करेंगे। एब्लेशन क्या होती है, शाबाश शाबाश, जल्दी अपने जो है ना वो दिमाग को एक्टिव करें। एंडोवेस्कुलर लेजर एब्रेशन क्या होगी, लेजर के थ्रू हम क्या करेंगे जी, सिर्फ इनके आपने नाम याद रखने हैं और पेपर में भी आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, क्योंकि अगर आप इतना डिटेल्ड आंसर लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। एब्लेशन क्या होगी, रिमूव करना। अब क्या करते हैं एंडोवेस्कुलर लेजर एब्लेशन से, जो क्या कहते हैं उसको, बल्ज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं वेन्स को। ठीक है, उसको क्या करेंगे, ये देखो लिखा भी हुआ है कि लेजर फाइबर को इंसर्ट करेंगे ल्यूमिन ऑफ द इनकॉम्पिटेंट ट्रंकल वेन, और क्या करेंगे, थर्मल एब्लेशन से उसको क्या करेंगे, ट्विस्ट कर सकते हैं उसको। क्या करेंगे, बल्ज करेंगे, जो बल्जिंग वेन जो बाहर की तरफ आ रही है उसको ट्विस्ट करेंगे उसको, यानी कि उसकी जो है ना वो जो डायलेशन है ना उसकी, यानी कि ये देखो, ये अगर उसकी इतनी मोटी डायलेशन है, अगर हम उसे एक दफा ट्विस्ट कर दें लेजर से तो क्या होगा, फ्लो उसका कम हो जाएगा। ठीक है, और वेरिकोज वेन्स की इंप्रूवमेंट आ जाएगी। एक बच्ची कह रही है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, अल्ट्रासाउंड गाइडेड में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि उसमें आपने स्क्लेरोजिंग एजेंट डालना है। वो स्क्लेरोजिंग एजेंट जो है उसका काम है आगे के वो क्या करता है, जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है एंडोथेलियल सेल्स की वेन्स के अंदर, उसको जो है वो थ्रोम्बोसिस उसकी करवाती है, फाइब्रोसिस करवाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी एडिमा बना होता है, डायलेशन हुई होती है, वो इंप्रूव हो जाती है, बैकवर्ड फ्लो उसका इंप्रूव होता है। ठीक है, जो वहां पे ब्लड क्लॉट या एम्बुलाई या जिसकी भी वजह से वहां पे जो एबनॉर्मेलिटी या ऑब्स्ट्रक्शन थी उसे क्लियर कर देगा। ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास एब्लेशन का काम है। एब्लेशन का क्या काम क्या है, हम किसके साथ कर रहे हैं, लेजर के साथ। ठीक है, और कहाँ पे कौन से लेवल पे कर रहे हैं, एंडोवेस्क्युलर लेवल के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर भी आगे उसने लिखा हुआ है ये कुछ फॉर्मुलेशंस जो उसमें यूज करते हैं।
अच्छा, अभी तक इसमें से कोई एमसीक्यू नहीं है। हाँ, इसकी कॉम्पोजिशन आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि इस प्रोसीजर के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं। लिडोकेन यूज करते हैं, सेलाइन यूज करते हैं, एपिनेफ्रीन यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मेरा दिल तो था वैसे कि आपको ये प्रोसीजर की डायग्राम ऐड कराऊं, लेकिन मैंने कहा कि इस पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाना, इसलिए हम सिर्फ एक दफा इसे पढ़ लेते हैं कि इससे हमने क्या करना है, क्या टेक्निक है। इस चैप्टर में ना सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक वेरिकोज वेन्स का सिनेरियो आता है, उसके इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट में जस्ट आपने नाम याद रखने हैं, और दूसरा डीवीटी पूछा जाता है। और ज्यादातर चांसेस वेरिकोज वेन्स के होते हैं, डीवीटी के भी नहीं होते, ठीक है। डीवीटी का भी सिर्फ आपसे पूछ सकते हैं कि डीवीटी के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, और जो है डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस आप किस तरह से करेंगे, और डीवीटी का आपको क्वेश्चन देके उसका डीडी पूछ के उसकी मैनेजमेंट, सिंपल सिंपल सी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि हमने क्या करना है एब्लेशन के अंदर। एक वेन के अंदर क्या करते हैं, कैनिलेट करते हैं उसको, ठीक है, और फिर उसके अंदर वायर डालते हैं थ्रू द नीडल सुपरफिशियल वेन्स के अंदर अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। और ये जो कैथेटर है ये वायर के साथ पास किया जाता है, और पोजीशन विद इन द 1 सेंटीमीटर ऑफ द जंक्शन इनकॉम्पिटेंस, जहां पे जंक्शन इनकॉम्पिटेंस है वहां पे इसे पोजीशन किया जाएगा। और जब ये वहां पे उसकी पोजीशन हो जाएगी, लोकलाइज हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, लेजर फाइबर इंट्रोड्यूस करानी है। अगर किसी ने एंजियोग्राफी होते हुए देखी है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आर्टरी को डायलेट करते हैं हेपरिन देके, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो कैथेटर डाल के उसके साथ जो है हम कैमरा ऐड करते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी हमने क्या करना है, पहले वेन को डायलेट किया, फिर उसके अंदर एक वायर ऐड की, साथ ही कैथेटर ऐड किया, लोकलाइज किया कौन सा जंक्शन है, उस जंक्शन को लोकलाइज करके फिर वहां पे लेजर फाइबर इंट्रोड्यूस किया और उस जगह को एब्लेट कर दिया, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है ताकि वहां की जो इनकॉम्पिटेंसी है, वहां का जो जंक्शन जो है खराब हुआ हुआ है, इनकॉम्पिटेंट हुआ हुआ है, उसे सही कर सकें, उसे ट्रीट कर सकें, ठीक है। अच्छा, एक हमने कर लिया स्क्लेरोथेरेपी, एक हमने कर ली एंडोवेस्कुलर लेजर एब्रेजन। एक और चीज रह गई है, वो हम और भी कुछ कर सकते हैं क्या, हम इसे ओपन करके भी ठीक कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, ठीक है। एक इसने लिखा हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये वैसे बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये भी उसी तरह ही है जिस तरह एंडोवेस्कुलर है, कि इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज होती है, थर्मल एनर्जी यूज होती है, जो क्या करती है, वेन को एब्लेट करती है। उसका भी प्रोसीजर उसी तरह ही है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट कह रहे थे कि सर्जरी भी हम इसके अंदर सर्जरी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करें कि हम वेरिकोज वेन्स को क्या करते हैं, वैसे सर्जरी के अंदर हम उसको वेरिकोज वेन्स को लाइगेट कर देते हैं, जो जहां से वो फ्लो आ रहा होता है, जहां से जो उसकी जड़ है उसको ही पीछे से स्टॉप कर दें, ब्लॉक कर दें, लाइगेट कर दें, तो क्या होगी, वेरिकोज वेन्स ट्रीट हो जाएंगी अल्टीमेटली। ये हमारे पास ऑप्शन होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एक इसका प्रोसीजर का नाम भी है वैसे, इस प्रोसीजर का नाम भी है एक, क्या होता है वो, एक फ्लेबेक्टमी का नाम भी सुना हुआ है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है फ्लेबेक्टमी भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्लेबेक्टमी क्या होती है, एक होती है बिल्कुल स्ट्रिपलिंग होती है, एक फ्लेबेक्टमी होती है। फ्लेबेक्टमी क्या होती है, ये मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, स्मॉल स्कैल्पल हम लेते हैं या नीडल, और जो वेरिकोज वेन्स है उसे हम रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव करने को बीनीथ द सरफेस ऑफ लेग उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेबेक्टमी, ठीक है। और जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज पे जहां पे हम लाइगेशन कर रहे हैं जंक्शन की, वो हम किस में करते हैं, सर्जरी में करते हैं, ठीक है। अब ये आपने स्ट्रिपिंग का नाम लिया, ये स्टिपलिंग क्या होती है, स्टिपलिंग ऑफ वेन्स भी कहते हैं, काफी आपने प्रोसीजर्स का नाम सुना होगा, स्टिपलिंग एंड लाइगेशन। तो ये स्टिपलिंग क्या होती है और लाइगेशन क्या होती है, शाबाश। स्टिपलिंग एंड लाइगेशन, लाइगेशन तो आसान है, वो आपने मुझे बता दिया। बहुत से प्रोसीजर्स में बिल्कुल जो हमारे पास उसकी सब ब्रांचेस होंगी उसे लाइगेट करेंगे, और स्टिपलिंग किसे कहते हैं,
रिमूव करने को प्यारे बच्चे, उस वेन को रिमूव करने को हम क्या कहेंगे? स्टिपलिंग। ठीक है। तो अब अगर आप कोई प्रोसीजर देखें, आपको अक्सर औकात नजर आएगा प्रोसीजर जहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्टिपलिंग और लाइगेशन हो रही है, तो क्या आपको समझ आ जाएगी कि ये इस प्रोसीजर में क्या करेंगे? चलें जी, ठीक है। और इसके अलावा हम सर्जरी में क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा जंक्शन है, जो सोर्स है, उसे हमने क्या करना है, उस सोर्स को हमने क्या करना है, लाइगेट कर दिया। ठीक है। और उसके अलावा और भी क्या होता है कि जो सुपरफिशियल वेन्स के साथ जो वहां पे जो उसकी ब्रांचेस या ट्रिब्यूटरीज आ रही होती हैं, उनको भी क्या करते हैं, कटते हैं, काटते हैं। और उसके अलावा ये देखो, ये आपके पास लिखा भी हुआ है, अभी आगे हमने पढ़ना है स्ट्रिपिंग और लाइगेशन। ठीक है। अच्छा, उसको काट देते हैं, उसको ना छोटे छोटे कट्स लगा के उसे पीछे प्रेशर दे के। ठीक है। अच्छा, अब इसकी इंडिकेशंस क्या क्या है? इंडिकेशंस बगैर देखे आपने मुझे जल्दी से बतानी है, आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आ भी सकती हैं कि क्या क्या इंडिकेशंस है। अगर तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, पेन कर रही है, कॉम्प्लिकेट कर रही है, थ्रोम्बोसिस का चांस है, और उसके अलावा परफोरेटर्स इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं, और उसके अलावा उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस आ रही हैं, वो काम नहीं कर पा रहा, स्किन चेंजेस आ रही हैं, अल्सरेशन स्टार्ट हो गई है, हेमरेज स्टार्ट हो गया, राइट? अच्छा, तो उसके अंदर फिर हम जो है वो ये प्रोसीजर्स करते हैं। एक तो हमने सर्जरी में ये किया कि लाइगेशन करेंगे, दूसरा ये लाइगेशन के साथ स्ट्रिपिंग करेंगे। ये क्या होता है? सबसे पहले तो क्या करना है कि जो सोर्स है उसका, जो उसकी जो एबनॉर्मल जंक्शन है उसका, जो इनकॉम्पिटेंट हुआ है, उस जंक्शन को पकड़ना है, उस जंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उसको लाइगेट कर देना है। ठीक है। अब उसको लाइगेट कर दिया, तो उसके बाद जो अल्टीमेटली उसका जो आगे सब ब्रांचेस हैं, उन सब ब्रांचेस का क्या हो जाएगा, फ्लो स्टॉप कर जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें आपने पैल्पेट करके उन ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी क्या करते हैं, छोटे छोटे कट्स लगा के उन ट्रिब्यूटरीज को भी क्या करते हैं, उसको भी निकाल देते हैं वहां से। ठीक है, रिमूव कर देते हैं। दैट विल बी नोन एज स्ट्रिपिंग एंड लाइगेशन। ठीक है। यहाँ पे शायद ही इन्होंने सही वैसे नहीं बनाया हुआ, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने लाइगेशन दिखाई हुई है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि आगे फर्दर उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है। लिखा हुआ है वैसे उन्होंने कि आगे जितनी भी उसकी डिवीजन्स आएंगी उसकी स्ट्रिपिंग करेंगे। ठीक है। लेकिन लेकिन एक जो नर्व है वो यहाँ पे काम खराब कर सकती है। वो नर्व कौन सी है, और कितने लेवल तक हमने इसकी स्ट्रिपिंग करनी है? अबव नहीं करनी है या बिलो नहीं करनी है? बिल्कुल शुरल नर्व, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। और इसके अलावा सेफेनस नर्व इंजरी भी हो सकती है। ठीक है। तो हमने बहुत ध्यान रखना होता है। एक तो वो बेसिकली क्या करते हैं, अगर किसी ने देखा हो, हमने किया भी हुआ है कि हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी इंसियन देते हैं। उस इंसियन को देने के बाद क्या करते हैं, जो जंक्शन होता है उसे लाइगेट करेंगे। लाइगेट करने के बाद अब वहां से तो लाइगेट कर दिया, ब्लॉकेज हो गई। अब उसके बाद यहाँ से हमने एक रॉड की तरह का होता है, उसको हमने डालते हैं। ठीक है। और उस रॉड की तरह को डाल के उसके साथ जहां पे वो एंड कर रहा होता है वहां पे उसे पैल्पेट करेंगे, लेग के जिस भी हिस्से में, और उसको पैल्पेट करके वहां पे छोटी सी इंसियन देंगे, और उसको इंसियन देके निकाल देंगे। और उसके बाद जो उसके साथ ही उसको खींचते हैं वेन को, तो जो वेन का हिस्सा होता है वो उसके साथ निकल आता है, और उसके अंदर आपको ऑब्स्ट्रक्शन या क्लॉट भी नजर आते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर जो उसकी जहां जहां पर ब्रांचेस होती हैं उस ब्रांचेस को कट करके छोटी छोटी इंसियन देके रिमूव कर देते हैं। ये प्रोसीजर है। ठीक है। इसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं जो ये वाला है
सेफेनोपोप्लीटियल जंक्शन, इसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं सूरल नर्व के जो इंजरी के, और जो सेफनो फेमोरल है उसके अंदर चांसेस होते हैं सेफेनस नर्व इंजरी के। ठीक है, तो हमने जो स्ट्रिपिंग करनी है, बाकी जो माइनर जो सब ब्रांचेस की है उसको हमने ध्यान से देख के करना है, सब की नहीं करनी, मेजर मेजर की करनी है। ठीक है, जो वहां पे वाजे नजर आ रही है। ठीक है जी, ये समझ आ गई है। अच्छा, फिर उसके बाद परफोरेटर लाइगेशन, वो भी वही चीज है कि अगर डीप फेशिया के अंदर हमें परफोरेटर्स नजर आ गए हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको लाइगेट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी सिर्फ वही एक बात। फिर फ्लेबैक्टमी क्या होती है हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये भी स्मॉल मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, वेन सेफनस वेन की स्ट्रिपिंग कर देते हैं और साथ में स्मॉल स्टैब इंसियंस करके जो बाकी है उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद अब मुझे ये बताएं, हमने जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स करने हैं, उन सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद पेशेंट को कुछ काउंसल करना है, उसको कुछ बताना है कि आपने जो है वो किन किन चीजों का ख्याल रखना है। उससे ये बताएंगे कि आपने एटलीस्ट 2 वीक से 1 मंथ तक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहननी है, और उसके अलावा आपने ज्यादा काम नहीं करना, पोस्ट ऑपरेटिवली बिल्कुल लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर वो ये सारी चीजें नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कंडीशन वर्सन कर सकती है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वॉक करते रहनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब सर्जरी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये भी जल्दी से देख लें। ऑलरेडी आप बता चुके हैं, कोई पेरियोनियल इंजरी, कोई मोटर इंजरी, कोई सूरल नर्व, सेफेनस नर्व इंजरी, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्रूजिंग, डिस्कम्फर्ट, रिएक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, मुझे वैसे मिला नहीं इतना अच्छा जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने देखा हुआ है, किया हुआ है, उतना अच्छा मैं आपको दिखा नहीं सकी। मैं ढूंढ रही थी बल्कि डायग्राम्स, लेकिन मैं देखूंगी इसके बाद भी अगर मुझे डायग्राम मिली जिसमें लाइगेशन और स्टिपिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी स्टेप्स के साथ। ठीक है, वरना अब तक तो समझ आएगी है जिस तरह मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास एक, ये सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट जो सेफिना वेरिक्स है वो क्या होता है, सुपरफिशियल थ्रोम्बोब्लेफाइटिस की भी सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है। सेफिना वेरिक्स क्या होगा, इसके अंदर डायलिटेशन, प्रोमिनेंट डायलिटेशन हमें नजर आएगी। कहाँ पे, सेफिना वेरिक्स के लेवल के ऊपर। ये लेवल कहाँ पे होता है वैसे, किसी को पता है? सेफिना वेरिक्स के अगर सिर्फ लेवल के ऊपर डायलिटेशन हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेफिना वेरिक्स। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बाकी बच्चों को नहीं पता कि सेफिना वेरिक्स की जो है वो ये कहाँ पर होती है। अच्छा, ये जो है क्या करती है, इसको हम किस तरह से एग्जामिन करते हैं, जो सामने लिखा है बस वही बता दिए हैं। कहाँ पर होती है ये वैसे, लॉन्ग सेफनेस वेन के साथ होती है ये। ठीक है, और ये भी वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस की वजह से बनती है। और इसमें और साथ एक फेमोरल हर्निया, इन दोनों में बहुत ज्यादा जो है ना वो मिक्सिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये भी जो है पेशेंट जब कफ करता है तब ये अच्छे से नजर आती है। ठीक है, क्या होती है, डायलिटेशन हो रही होती है वेन्स की। ठीक है, बिल्कुल सेम लोकेशन के ऊपर। अब हम जो है फेमोरल हर्निया और सेफिना वेरिक्स को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। जो स्वेलिंग है ना, जो डायलिटेशन है, वो डिफरेंशिएट करती है। किस तरह से डिफरेंशिएट करती है, इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि ये जब पेशेंट फ्लैट ले जाता है सीधा तो ये डिसअपेयर हो जाती है। और इसके अलावा इसका क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि ये नॉन डेंटर होती है। और उसके अलावा और कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, इसकी स्वेलिंग की पोजीशन कहाँ पे होगी, बिल्कुल इंफीरियर एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, जो इसको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम दी फेमोरल हर्निया। ठीक है, ये दो चीजें आपने इसमें याद रखनी है। बुक में आपके सिर्फ कफ रिफ्लेक्स लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि इट डिसअपीयर्स व्हेन द पेशेंट लाइज फ्लैट। ठीक है, समझ आ गई है।
अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें कि जो फेमोरल है वो टेंडर होती है स्वेलिंग या नॉन टेंडर होती है? जो फेमोरल स्वेलिंग है वो टेंडर होगी और जो सफेना वेरिक्स है वो नॉन टेंडर होगी। आईफोन बच्चे दोनों की पोजीशन सेम है, लेकिन हमने एग्जामिनेशन पे देखना है, साथ कफ इम्पल्स को डिफरेंशिएट करना है, साथ और उसकी जो है वो साइट देखनी है, स्वेलिंग को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम दी वेन, डायलेटेड वेन। ठीक है, चलें। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? सुपरफिशियल थ्रोम्बोब्लेफाइटिस। ये क्या है? सुपरफिशियल वेन्स की वजह से। आइटस का क्या मतलब है? इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। सुपरफिशियल का क्या मतलब? सुपरफिशियल वेन। और थ्रोम्बो का क्या मतलब? थ्रोबस। ठीक है, यानी पे यहाँ पे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन भी होगी, थ्रोम्बोसिस भी होगा प्रीवियसली किसी नॉर्मल सुपरफिशियल वेन का, किसी ट्रॉमा की वजह से, आईवी इन्फ्यूजन या इंजेक्शन की वजह से, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सुपरफिशियल थ्रोम्बोब्लेफाइटिस। ठीक है जी। अच्छा, ये आगे जाके जो है वो टीवीटी भी करा सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी करा सकता है। इसकी भी तकरीबन आपने सिर्फ वही ट्रीटमेंट याद रखनी है कि इसके अंदर भी आप क्या करोगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे। और उसके अलावा अगर ये वर्सन करेगी तो फिर हम जो है वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। ठीक है। ई थ्रोम्बोसिस, जस्ट डेफिनेशन, नो नीड टू लर्न। ई थ्रोम्बोसिस क्या होगा? ऐसे लोगों में थ्रोम्बोसिस बन जाए जो ज्यादातर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर का काम करते रहते हैं प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, उनके अंदर जो ब्लड क्लॉट बनता है, थ्रोम्बोसिस बनता है, दैट इज नोन एज ई थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ई लर्निंग से भी याद रख सकते हो कि ई लर्निंग का मतलब इंटरनेट, तो इस तरह ई थ्रोम्बोसिस। ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हमारे पास क्या है? काफी सारी बातें आपको डीप थ्रोम्बोसिस की पता चल गई हैं। सिर्फ डीप वेन थ्रोम्बोसिस कर लो फिर भाग जाना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? मेजर और कॉमन प्रिवेंटेबल बहुत ज्यादा पेशेंट्स के अंदर। इसमें बेसिकली क्या होता है? थ्रोम्बोसिस बनेगा वेन का। आसान है। ठीक है, अब किस तरह से बनेगा? कोई एबनॉर्मल मैस बन जाए वहां पे, या कोई ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो वहां पे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाए, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? थ्रोम्बोसिस बन जाता है। Recording in progress. Recording stopped. कि किसने दुआ की थी? मुझे बताएं, सच्ची सच्ची बताएं हैं कि मेरा नेट ही उड़ गया है। बहुत ही गंदी गंदी तुम लोग
दुआएं तो अच्छी भी दुआ कर दी। इस भी खराब हो तो दैट विल लीड टू दी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नहीं आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज भाई, सबको आवाज आ रही है। अच्छा, शाबाश, ठीक है। अच्छा, तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इसमें क्या क्या थे? विर्कोस्ट्राइड के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर से जस्ट ये पेज कर लो प्लीज। ठीक है। और इसमें विर्कोस्ट्राइड में क्या क्या था? फोर्थ ईयर पैथोलॉजी में आपने और थर्ड ईयर में बहुत अच्छे से याद किया हुआ है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो सकती है, डायरेक्ट इंजरी टू द वेन वॉल, और उसके अलावा ब्लड स्टेसिस। ठीक है। अब डिटेल में भी लिखा हुआ है कि वेसल वॉल की इंजरी कैसे हो सकती है। कोई ट्रॉमा हो सकता है, इनकॉम्पिटेंसी हो सकती है, कोई आईवी कैथेटर्स की वजह से ब्लॉकेज हो, सर्जरी के दौरान कोई इशू हो। और हाइपर कोएगुलेबिलिटी में क्या होता है? कोई जो कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स कोई हो, डिक्रीज्ड कोई एंटीकोएगुलेंट्स, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? प्रोटीन सी, एस, फैक्टर 5, एंटीथ्रोमिन 3। कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है। ठीक है। और ब्लड स्टेसिस में क्या हो सकता है? क्यों हो सकते हैं ब्लड स्टेसिस भाई? ज्यादा हॉस्पिटल में किसी वजह से रहना पड़ा हो, ओबेसिटी की वजह से, लिम्ब पैरालिसिस की वजह से, राइट हार्ट फेलियर की वजह से, प्रेगनेंसी, और लॉन्ग हॉल फ्लाइट। ठीक है। ये सारी चीजें मेरे पास क्या हो सकती हैं ब्लड स्टेसिस के लिए? ये मेरे पास डायरेक्ट वेसल इंजरी करा सकती हैं, और ये मेरे पास हाइपर कोएगुलेबिलिटी। ठीक है। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है भाई कि हाइपर कोएगुलेबिलिटी में कौन कौन सी एंटीकोएगुलेंट्स जो हैं वो डिक्रीज करते हैं? फैक्टर 5, एंटीथ्रोमिन 3, प्रोटीन सी और एस। ठीक है। इसमें भी तकरीबन वही चीजें होंगी जो आपने वेरिकोज वेन्स में पढ़ी हैं। क्लिनिकल फीचर्स में एरिथेमा होगा, डायलेटेड सुपरफिशियल वेन्स होंगी, फीवर होगा इसके साथ। क्यों इसके साथ फीवर होगा? वेरिकोज वेन्स में फीवर हो रहा था? नहीं हो रहा था। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में फीवर भी होगा साथ, काफ टेंडरनेस होगी, और उसके अलावा वीनस गैंग्रीन भी हो सकता है। ये वीनस गैंग्रीन क्यों हो सकता है? कोई मुझे बता सकता है? वेरिकोज वेन्स में सुपरफिशियल वेन्स इन्वॉल्व हो रही थी, डीवीटी में डीप वेन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, बिल्कुल। इन्फेक्शन और साथ में सुपरफिशियल के साथ ये डीप वेन्स को इन्वॉल्व कर रहा है। तो अगर डीप वेन्स को इन्वॉल्व किया और वहां पे अगर मसला ज्यादा शेयर कर गया, तो क्या वहां पे गैंग्रीन डेवलप हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में डीवीटी जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है टू दी गैंग्रीनस फॉर्मेशन। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, गैंग्रीन क्यों हो सकती है समझ आ गई है? अच्छा, और इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है? एक इसमें लिखी हुई है, एक ये देखो, ये टर्म भी लिखी हुई है, फ्लेगमेजा एल्बा डोलेंस। पहले कभी सुनी भी है ये? व्हाइट लेग, जिसके अंदर स्वेल कर जाती है, और जो है डीप वेन्स का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है। ठीक है। तो ये टर्म वैसे पढ़ी हुई है पिछले उसमें, फ्लेगमेजिया एल्बा डोलेंस। दो टर्म्स होती है वैसे। नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगी। ठीक है। फ्लेगमेजा एल्बा डोलेंस क्या होती है? इसे मिल्क लेग या वाइट लेग भी कहते हैं। ये क्यों बनती है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से। ज्यादातर ये ना आपने जो आप देखोगे प्रेगनेंसी के अंदर ज्यादातर देखोगे, और इसके अलावा जब जस्ट आफ्टर जिन मदर्स ने बेबीज को बर्थ दी होती है ना, जस्ट आफ्टर बर्थ, उसमें नजर आती है। ठीक है। और एक और होती है इसके डिफरेंशिएटिंग, फ्लेगमेजिया सेरुला डोलेंस। ये व्हाइट कलर की होती है, और वो ब्लू कलर की होती है। और ये किस में ज्यादा नजर आती है? ये जब भी
ये देखो, इंटेंसली स्वोलन एंड सैनोज्ड कंडीशन हो उसके अंदर, इसी वजह से सैनोज्ड कंडीशन की वजह से हमें ये क्या नजर आएगी, ब्लू। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट में मैं आपको डायग्राम के साथ इसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी मुझे पता है आप लोगों के दिमाग पूरी तरह से बंद हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं दोनों। ठीक है जी। अच्छा, जो ये सेल्यूलर डोलेंस जो सैनोज होती है, किस वजह से सैनोज हो सकती है? क्या वजह है कि जो वेन है वो सैनोज हो, ब्लू कलर की हो जाए? जब हमारा कोई गला दबाता है हम नीले काले हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ओक्लूजन या ब्लॉकेज हो डीप वेन्स की, तो उसकी वजह से ये होती है। ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से, या अगर कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से होती है। अगर कोई एक्सटेंसिव थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन हो जाए या थ्रोम्बोसिस हो जाए। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक टेस्ट है जी, होमेन्स टेस्ट करते हैं। होमेन्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट करके देखते हैं पेन को। ठीक है, ये पहले करते थे, अब नहीं इतना यूज करते। फिर उसके साथ एक मोसिस टेस्ट भी करते थे, जिसमें हम टेंडरनेस देखते थे काफ मसल्स के ऊपर, स्क्वीज करके दोनों साइड से मसल्स को। ठीक है, ये दोनों हमें क्या बताती थी, पेन की सेवेरिटी और उसके अलावा डीवीटी के सेवेरिटी के कितना जो है वो ये स्वेयर है, कौन कौन से इसमें फीचर्स प्रोड्यूस हैं हुए हैं। ठीक है, फिर उसके इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने करनी है। क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं? जिसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस की समझ ना है मुझसे पूछ ले। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का ना एक आपने हमेशा याद रखना है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम इस बेस पे बनाते हैं कि अगर मैं कहूँ कि पेशेंट को स्वेलिंग है, पेन है, रिदमिया है, फीवर है और काफ टेंडरनेस है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको 100% डीवीटी के बता दिए। लेकिन अगर मैं इसमें से आपको 3 फीचर्स बताती हूँ, पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस, तो आपके माइंड में आएगा कोई इन्फेक्शन। और अगर मैं आपको साइट बता देती हूँ तो आपके माइंड में आएगा सेल्यूलाइटिस। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज बताती हूँ तो आपके माइंड में आएगा कोई हेमाटोमा आ सकता है, कोई एम्बोलाई आ सकता है। ऐसे ही है, इसी तरह हम डिफरेंशियल्स बनाते हैं कि उन डिफरेंशियल्स में जो 2-3 पॉइंट्स हमें रिलेट कर रहे हो, अगर हमारे पास कंप्लीट स्टडी ना हो, उसकी बेस पे जो बनता है वो हमारे पास डिफरेंशियल, और उसी को फिर हम चेक करने के लिए आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिससे हमें 100% कोई एक डायग्नोसिस मिल जाता है। ठीक है, तो जिसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कभी याद नहीं होते वो इस तरह से अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाए। ठीक है, जस्ट आपने मुझे अब बताना है कि इसकी हम इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे। एक हमने बताया कि 2 मेथड्स, 2 टेस्ट करेंगे, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं इसके अंदर, डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं इसके अंदर, वीनोग्राफी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंदर कर सकते हैं, और इसके अलावा एमआरआई, सीटी वगैरह भी कर सकते हैं, वीनोग्राफी। ठीक है, अगर हमें कोई डाउट है तो। ठीक है, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखो, कलर फ्लो डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी और कन्वेंशनल वीनोग्राफी। ठीक है, पहले जो था वो कह रहे हैं कि कलर फ्लो डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी या कलर डुप्लेक्स करते थे, लेकिन आजकल इसको हमने रिप्लेस कर दिया है विद दी कन्वेंशनल वीनोग्राफी। तो अगर कोई ये कहे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दी डीवीटी, तो आपने क्या लिखनी है, कन्वेंशनल वीनोग्राफी। ठीक है, और अगर जो है वो इन्वेसिव प्रोसीजर्स और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स किया है तो फिर आपने उसमें एमआरआई, सीटी भी लिखना है। ठीक है जी। अच्छा, और उसके अलावा ये जो फैक्टर्स आपके हाइपर कोएगुलेबिलिटी करवा रहे थे, उन फैक्टर्स को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड टेस्ट से। इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे? अगर कोई जो है इसकी सेकेंडरी कॉज है उसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए कोई मेडिकेशंस दे सकते हैं थ्रोम्बोसिस या एम्बुलाई को खत्म करने के लिए। हेपरिन दे सकते हैं, बिल्कुल। हेपरिन क्या करती है? हेपरिन वेजोडाइलेटर है या वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है? मुझे पता है, सिर्फ 4 मिनट मुझे और चाहिए, पूरे 10:15 पे मैं बंद कर दूंगी। वेरी गुड, शाबाश। एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स दे सकते हैं, एक्सीलेंट, शाबाश। और उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं? हेपरिन का आपने मेरे से जिक्र किया। हेपरिन क्या, वेजोडाइलेटर है या वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है? और हेपरिन की कितनी टाइप्स होंगी? एक हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होता है, एक हमारे पास जो है वो अनफ्रैक्शनड हेपरिन होता है। ठीक है, वेजोडाइलेटर है या वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है भाई?
बताओ जी, वेजोडाइलेटर है या वेजोकंस्ट्रिक्टर है? शाबाश। मुगीरा को कंफर्म नहीं है, कौन कंफर्म बताएगा? वैसे अभी मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में एक बात बताई थी आपको कि जब हमने कैमरा डालना होता है आर्टरी या वेन में तो हम उसे हेपरिन देते हैं और हेपरिन से वो डायलेट कर जाती है, तो वहीं से पकड़ लें। शाबाश, ये क्या है? वेजो डायलेटर है। और आपको पता है कार्डियक पेशेंट्स में भी हम ये क्यों देते हैं? ताकि जो है वहां पे थ्रोम्बोसिस एम्बोलाई ना बने और वेन्स जो है वो डायलेट रहें। ठीक है, अच्छा, ये हमने उसको देनी है। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा हुआ है अनफ्रैक्शन दे सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट दे सकते हैं या फोंडा पेरिनॉक्स दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो अनफ्रैक्शन नहीं देंगे, कुछ पेशेंट्स के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट नहीं देंगे। कौन कौन से पेशेंट्स में, ये आपको सिर्फ एमसीक्यू के हवाले से पता होना चाहिए कि जो पेशेंट्स सिवियर रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर हम अनफ्रैक्शनड हेपरिन प्रेफर करते हैं, क्योंकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो है वो मेनली सिक्रीट कर जाती है वाया द किडनीज, इसलिए हम इसमें कौन सी प्रेफर करेंगे? अनफ्रैक्शन। ठीक है, और उसके अलावा इसकी डोजेज हैं विद दी हेपरिन। ये आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है। हेपरिन विद वार्फरिन क्यों देते हैं, कोई बताएगा? स्टार्टिंग में जो है वो वार्फरिन क्या करती है? चले ये ना आज हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे हेपरिन विद वार्फरिन क्यों देते हैं और इसका क्या काम है। अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि हेपरिन सबसे पहले 4 to 5 डेज में वार्फरिन के साथ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, ये देखो ये वाला आपने टेबल याद रखना है। फर्स्ट जो है वो 3 to 6 months venous thromboembolism with reversible risk factor transient immobilization, ये फिर उसके बाद फर्स्ट इडियोपैथिक इवेंट अगर आए तो वो कितने ड्यूरेशन का होता है, फिर 12 months टू लाइफ टाइम। बिल्कुल, स्टार्टिंग पे हेपरिन नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है हेपरिन के साथ वार्फरिन भी देंगे। आप क्यों लिखा हुआ है ये मैं पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, ये देखो initially given with warfarin and stopped after a minimum of 4 to 5 days, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब at which time the international normalized ratio should be within 2 to 3 therapeutic range। ठीक है, ये जो लाइन है ना इसको भी हमने ग्रुप में डिस्कस करना है। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद फिर जो है वो हम डोज जो है एडजस्ट करते जाते हैं उसकी। जब उसको छोड़ते हैं वार्फरिन को आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करके, फिर उसके बाद जो है हेपरिन देते जाएंगे साथ। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई? ये मेरे पास उसकी फर्स्ट मेडिकल थेरेपी आ गई। और इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं? थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं इसमें, थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं हम इसमें। ये जो हमने पढ़ा फ्लेगमेजा सेलुलर डोलेंस अगर हो जाए तो उसकी वजह से जो है स्वेयर कर जाए, अगर कंडीशन मैसिव डीवीटी हो जाए। यस, थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस में क्या होता है? एंटी थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जो आपने मुझे बताए थे वो कौन से होते हैं? उसमें हम कौन कौन से यूज करेंगे? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स यूज कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज कर सकते हैं और यूरोकाइनेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या करेंगे हम, किस तरह से करेंगे? अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस हम कैथेटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं वेन के अंदर और उसके अंदर ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट जो है वो इन्फ्यूज करा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कुछ सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी भी कर सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्टेंटिंग भी कर सकते हैं उसकी। ठीक है, जिस तरह हम कार्डिक स्टेंटिंग करते हैं अगर कार्डिक ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, कोई वेल्व्स क्लोज हो जाए, इसी तरह हमने क्या करनी है? वीनस स्टेंटिंग करनी है। ठीक है, चलें जी, अब आपका टाइम खत्म हो गया है। अब ये जो डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस है ये आपने नेक्स्ट पढ़कर आना है। सिर्फ ये पढ़ना है कि डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस कब कर सकते हैं, कौन कौन से चांसेस हैं डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस करने के, लो रिस्क क्या है, मीडियम रिस्क क्या है, मॉडरेट रिस्क क्या है और हाई रिस्क क्या है। ठीक है, जस्ट छोटी सी बात है, जस्ट आपने रीड करनी है ये। अगर नहीं समझ आई नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो वार्फरिन विद हेपरिन है ये अभी आपने मेरे साथ मिलके ग्रुप में डिस्कस करना है, फिर ही सोना है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोशिश करनी है इसको साथ साथ करने की। ठीक है, वार्फरिन और हेपरिन दोनों को पहले पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।